उस रात की बात। शाम वो खुशबू और मधुर स्पर्श के बीच डूबते उतरते सुमित को रास्ता पता ही नहीं चला। अपने किए पर सुमित को अजीब भी लग रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिर कैसे हो गया ये सब? अपने आप से प्रश्न करता हुआ सुमित उन पलों की यादों में खो गया। वह सोचने लगा, जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ, पर गलती केवल उसकी तो नहीं थी, वह भी तो पूरी तरह शामिल थी। इनफैक्ट उसी ने तो पहल की थी। फिर उसे याद आ गई उस रात की बहस जो उसके और मधु के बीच हुई थी। मधु ने जैसे निर्णय ही कर लिया था माँ ना बनने का, और वही सब उसके दिमाग पर हावी था। शायद उस रात सुमित काफी परेशान था। शादी के लगभग 3 वर्ष होने को थे। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं क्या कारण था कि अभी तक मधु कंसीव नहीं कर सकती थी। वह न चाहते हुए भी मधु की दिनचर्या पर नजर रखने लगा था। देखा, मधु नियमित रूप से कोई टैबलेट ले रही थी, संभवतः गर्भ निरोधक। उसे मधु के निर्णय से दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसने ये नहीं कहा था कि वो बच्चे नहीं चाहती। अन्यथा वह समझ नहीं पा रहा था कि मधु ऐसा क्यों कर रही है। वह बच्चा चाहता था। जब से उसे पता चला मधु बिना उसे बताए गोलियां ले रही है, उसने अपनी दिनचर्या ही बदल डाली। शाम को घर आते ही वह सामान एक ओर पटकता और वॉलीबॉल खेलने क्लब चला जाता। थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। रात यूं ही गुजर जाती। मधु की पहल पर भी सुमित का मन निजी पलों में नहीं रहता, और उस दिन मधु का फैसला सुनकर वह निराश हो गया। मधु मां नहीं बनना चाहती थी, वह इन सब झंझटों से दूर रहना चाहती थी। सुमित ने मधु की मम्मी से बात की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपनी बेटी के फिगर और कैरियर की ज्यादा चिंता थी। सुमित देखता था कि अधिकतर मधु वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से ही काम करती थी। वह खुद अच्छा कमा लेती है। मधु की माँ को पेंशन मिल रही है। इकलौती लड़की होने के कारण अपने पिता के छोड़े अच्छे खासे बैंक बैलेंस की मालिक है। वह फिर भी उसे घर में नया मेहमान नहीं चाहिए। क्यों? ऑफिस के काम से सुमित अक्सर बाहर जाता था। इसी सिलसिले में वह दिल्ली जा रहा था कि अचानक हुए एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेन रद्द कर दी गई थी। उसे रास्ते में ही उतरना पड़ा। उसने क्लासरूम में सामान रख दिया। स्टेशन की गहमागहमी में निजात पाने के लिए वह खेतों के किनारे चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। पेड़ों पर पंछियों की भीड़ लगने लगी थी। इतने दिनों से काम की आपाधापी में वह शहर की गतिविधियों में कितना व्यस्त हो गया था। यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बेतरतीब सी बैठी युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो गाढ़े रानी रंग की पोशाक पहने वह युवती भी सुमित की तरह मुसाफिर ही लग रही थी। सुमित उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए रूम कहाँ मिलेगा? उसके इस प्रश्न से सुमित को यह तो समझ आ गया कि वो दोनों एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। उसके पास रखे सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची, एक बैग था। उसे चुप देखकर उसने फिर कुछ कहना चाहा। तभी सुमित ने कहा, मैं भी रूम ही खोज रहा हूँ। इतना सुनते ही वह उछल कर खड़ी हो गई, जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने अटैची का हैंडल सुमित को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर घर दिखाई पड़ने लगे। उसने हौले से सुमित का हाथ पकड़ लिया और
बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता पड़ा कि वह तो एक छोटा सा होटल है जहां चाय नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ के इशारे से थोड़ा दूरी पर एक होटल बताया जहां रात रुकने की व्यवस्था थी। तब तक वह चाय का ग्लास लेकर चाय पीने भी लगी थी। होटल क्या था, घर ही था। कड़कड़ाती सर्दी में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी। वह भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगी। सुमित वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा 2 गिलासों में पानी ले आई। क्या खाओगे बेटा? रोटी सब्जी की दाल चावल? आंटी कमरा मिलेगा सोने के लिए? अम्मा पहले खाना लगा दो। 1 प्लेट रोटी सब्जी और 1 प्लेट दाल चावल। हाथ के इशारे से सुमित ने उसे रोका। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गर्म और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे कमरे में आ गए। बेडरूम के नाम पर केवल बेड थे और रूम था। बाहर की तरफ बाथरूम था जहां केवल नहाया जा सकता था। उसमें भी दरवाजे की जगह पर्दा लगा था। टॉयलेट का पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ उंगली दिखाई। गुप्त अंधेरे में उसका पीला दरवाजा ही दिखाई दे रहा था। सुमित ने उसे टॉयलेट जाने का इशारा किया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा वह नाइट सूट पहने पलंग पर लेटी थी। जैस्मीन की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। दूसरी ओर पड़े खाली पलंग पर वह भी लेट गया। सुमित सोचने लगा, कौन है ये? क्या ये मुझे जानती है? मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिला। फिर इतनी बेतकल्लुफी से कैसे मेरे साथ सो सकती है? वह खुद से ही बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। करीब आती जैस्मीन की महक से उसने अपने को बहकता पाया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि सुमित खुद पर काबू न रख सका। फिर जो हुआ वो सुमित के जीवन की अमूल्य निधि बन गया। फोन की घंटी से सुमित की नींद टूटी। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। फोन किसी अननोन लैंडलाइन नंबर से था। दूसरी ओर से स्वर उभरा, मिस्टर मल्होत्रा, कहाँ हैं आप? हड़बड़ाकर सुमित ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर मैं वो एक्सीडेंट, मेरी ट्रेन कैंसिल। मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ओके? जी सर, जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहते हुए सुमित ने खुद को संभाला। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। शायद वह जा चुकी थी। उसने मेन रोड पर आकर टैक्सी ले ली। रास्ते भर वही उस रात के हसीन पलों का जोड़ घटाना करता रहा। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, पर वह अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उन हसीन पलों को जिससे शेयर करे। सुमित के पास कोई अंतरंग मित्र नहीं था और बताने पर शायद कोई उसकी इन बातों पर विश्वास भी न करता, और मधु को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पर जब भी वह अकेला होता उन खूबसूरत लम्हों का साया उसके साथ होता और वह खो जाया करता था उन हसीन पल की यादों में। लगभग 4 माह बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग, सब कुछ टाइप सा हो गया था। पर आज तो उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। ना तो सुमित के पास उसका नंबर था और ना ही कोई जानकारी। 2-1 बार स्टेशन से पता करने की कोशिश भी की, पर कुछ हाथ ना लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जैस्मीन की जानी पहचानी खुशबू ने सुमित का स्वागत किया। सुमित ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बातचीत के बताया कि वह प्रेग्नेंट है। सुमित ने घर जाने के बहाने
हाफ डे लिया और उसके साथ लेकर ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहां काम करती है वहां इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार सुमित को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था। उस दिन वह बहकना सही नहीं था, जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था सुमित ने। पर कहीं यह मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे पैसों की मांग करती। वह तो सुमित को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को जरूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसलिए कि उसके भीतर का मन जाग गया था। आज सुमित को 7 जन्मों के रिश्ते पर एकाएक विश्वास सा होने लगा। ये संयोग नहीं तो और क्या था कि एक एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने सचिन की आंखों में न जाने वह सब कैसे पढ़ लिया, जो शायद आज तक मधु नहीं पढ़ पाई थी। सुमित को बच्चे की बेतरह चाह थी। शायद ये सब इसलिए हुआ। वह इस तरह सामने आए अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने यह भी बताया कि उस सुबह जाते जाते उसने सुमित की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था। बहुत सोच विचार के बाद सुमित ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। वह जैसे भी थी, जो भी सोचकर उसकी सुमित से संबंध बनाए, पर उसने सुमित को ना तो कभी असमय फोन किया और ना ही किसी भी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिन परिस्थितियों में समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद सुमित फिर दोबारा जा भी नहीं पाया। उसके पास कई बार मन बनाया, लेकिन मधु के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से जा न पाया। पर फोन से खबर लेता रहा और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता रहा। प्रसव का समय निकट आ गया। 1 सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर सुमित निकल लिया। मधु इन सब बातों से अनभिज्ञ अपनी जॉब में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत सुंदर थी। बच्ची को पाकर सुमित को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि उनकी बच्ची की परवरिश यदि वह और मधु करे तो न सिर्फ बच्ची को आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात यह थी कि वह इन शर्त पर कि सुमित उसे कभी कभी उससे जरूर मिलाएगा, इसके लिए मान भी गई थी। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। सुमित कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने मधु से बच्चा गोद लेने की बात की। वह तैयार नहीं हुई, पर जब सुमित से उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो वह राजी हो गई। पर मधु ने शर्त रखी कि वो बेटी ही गोद लेंगे और उसकी देखभाल सुमित खुद करेगा। इससे सुमित की मुश्किल आसान हो गई। सुमित ने मनु को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्दी ही मनु घर आ गई। मधु कुछ दिनों तक मनु से दूर दूर रही, फिर अपने आप सुमित का साथ देने लगी। धीरे धीरे मधु मनु का बहुत ध्यान रखने लगी। सुमित कभी कभी आशंकित हो जाता कि कहीं वह घर आकर मधु को सब कुछ बता न दे। हालांकि जब भी वह मनु को उसे मिलाने ले जाता, वह ऐसा कुछ नहीं कहती थी। फिर भी एक अनजाना डर सुमित के मन में बना रहा। अब मनु 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह मनु को उससे मिलाने ले गया, उसने कहा, अब मनु बड़ी हो रही है, तुम
उसे मुझसे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती वह हमारे सच को जाने और इसकी वजह से तुम्हारा घर बिखरे। मैं अगले माह ही इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मनु के हर जन्मदिन पर उसकी एक तस्वीर मेरे मेल पर ज़रूर भेज दिया करना। सुमित के जवाब का इंतज़ार किए बिना मनु के माथे पर एक चुंबन अंकित कर वह सुमित के जीवन से बहुत दूर चली गई। सुमित इस अनजाने से रिश्ते के बंधन में बंधा आज भी मनु के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर उसे ईमेल किया करता है और उसके जवाब में हमेशा उसे वापस मिलती है एक स्माइली।